प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम हिंदी व्याकरण के संधि चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि। संधि का अर्थ होता है मेल और इसका विलोम होता है विग्रह। संधि कहने का मतलब है जब कोई दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने से उसमें कुछ परिवर्तन आता है, इसी को हम संधि कहते हैं। यहाँ इसका परिभाषा भी लिखे हैं। आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हिम जोर आलय, इसको हम शुद्ध रूप से जमा पढ़ेंगे। हिम जमा आलय, ये बन गया हिमालय। यहाँ पे म और अ के आ जाने से फिर म में आकर लग गया, म आकर यहाँ पे तो हिमालय हो गया। फिर है जगत जमा नाथ, तो जगत में तो हलंत है और न आकर है, तो तो हलंत यहाँ बदल गया आधा नौ में अर्थात नौ हलंत में, फिर नौ आकर थ हो गया। तो ये इसका था नाथ, यहाँ लिखा गया और ये तो हलंत बदल गया नौ हलंत में। इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपसी निकटता के कारण जब वर्ण मिलता है तो उसमें परिवर्तन आता है, इसे ही हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। परस्पर स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे देव जमा आलय, यहाँ देव का अंतिम अक्षर जो है वह वर्ण जो है वह है, इसको हम वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे तो इसका अंतिम आ जाएगा वह हलंत जमा अ। तो यहाँ अ आया, यहाँ स्वर है और फिर आला का भी स्वर है यहाँ शुरू में आ, और फिर यहाँ देव का आ अ जमा आ, तो यहाँ स्वर वर्ण ही आ रहा है। इसीलिए जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन्हें ही स्वर संधि कहते हैं। यहाँ सभी उदाहरण स्वर संधि का ही है। रमा जमा ईश, रमेश, एक जमा एक, एक, यदि जमा अपि, यद्यपि, भो जमा अक, उक, भावुक इत्यादि, ये सभी स्वर संधि के ही उदाहरण हैं। अगला है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अब एक एक करके हम इसके भेद के बारे में वर्णन करेंगे। दीर्घ संधि क्या होता है ये इसके बारे में जानते हैं। दीर्घ संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। यहाँ एकादेश का मतलब दोनों एक हो जाता है। यहाँ जैसे में लिखे हैं युग जमा अंतर, युगांतर। युग के का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो युग का ये जो ग पूरा पूरी था, यहाँ ग हलंत जमा अ हो जाएगा और फिर अंतर अलग लिखा जाएगा। तो फिर ग हलंत फिर अ के साथ फिर अ मिलेगा दोनों, तो क्या हो गया आ हो गया। फिर ग में आकर लग गया ये दोनों, तो फिर क्या हो गया आ हो गया। युगा, युगांतर, इस प्रकार से क्या बन गया युगांतर। तो जब दो स्वर ह्रस्व या दीर्घ, यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं ह्रस्व या दीर्घ मिलकर के फिर दीर्घ हो जाता है तो उसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ पे युग जमा अ होकर के फिर क्या होगा युगांतर हो गया। जैसे फिर है हिमालय, हिम जोर हिम जमा आलय हिमालय। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। इसको अलग अलग हम एक विस्तार से करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। हिम जमा आलय, कैसे हिमालय बन रहा है।
तो हिम को लिखेंगे वर्ण विच्छेद के रूप में तो होगा ह हलंत हस्व ई जमा म हलंत जमा अ, ये हिम का हो गया। उसके बाद इसका आप ध्यान रखिएगा कि म हलंत अ जो यहाँ लिखे हुए हैं यही यहाँ पे इसका अंतिम वर्ण आ रहा है दोनों ठो। फिर आलय का यहाँ आलय लिखा हुआ ही है, तो फिर यहाँ पे क्या किए हैं, म हलंत अ जो हिम का था वो यहाँ लिख दिए हैं। फिर उसके बाद ये दोनों अ और आ मिल के क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है, तो यहाँ लिख दिए। फिर म में म हलंत में आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, म हलंत में आ ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, म आ, तो ही म आ ल य हिमालय, ह हर्षई म आ ल य हिमालय, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो ये हो गया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन। अब हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार से इसका उदाहरण और है, जिसे राम जमा अवतार रामावतार, यथा जमा अपि यथापि, मुनि जमा इंद्र मुनिंद्र, कपि जमा ईश कपीस। इसी प्रकार से पूरा आप उदाहरण देख लीजिए। आगे हम चलते हैं दूसरा पे। दीर्घ संधि की पहचान कैसे करेंगे। दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः आ, दीर्घई, दीर्घऊ की मात्रा आती है और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। जैसे शक जमा अंधु शकंधु, कर्क जमा अंधु करकंधु, पितरी जमा ऋण पितरीन, ये अपवाद इसका हो गया। यहाँ पे कुछ अपवाद दिए हैं, सॉरी ये अपवाद था, इसको हम जैसे हम बोल दिए थे, ये सभी अपवाद हैं। अब चलते हैं गुण संधि पे। गुण संधि के कुछ नियम यहाँ लिखे हुए हैं। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, इसे ही गुण संधि कहते हैं। अ या आ के बाद क्या आए, दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, तो ए हो जाएगा, इसकी मात्रा ये है लिखे हैं, हो जाएगा। फिर है दूसरा एगो नियम, ऐसा भी होगा तब भी होगा गुण संधि, और इसके बाद फिर एगो है, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ऊ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। यहाँ पे अ या आ के बाद ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ है तो अ हो गया। फिर अगला नियम है, यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है, अर्थात अ या आ के बाद री तो अर हो जाता है, तो इसे ही गुण संधि कहते हैं। यहाँ इसका बॉक्स में लिखे हुए हैं, ए ओ या अ या आ के बाद ओ आवे तो इतना हो जाएगा परिवर्तन, तो ये कहलाएगा गुण संधि। और ये अ और आ मिल करके जब आ बनेगा तो हो जाएगा दीर्घ संधि। हस्वई मिल के जब दीर्घ ई बनेगा तो हो जाएगा दीर्घ संधि। हस्व मिल के इधर दीर्घ संधि है और इधर जो हो जाएगा तो वही गुण संधि हो जाएगा। हाँ, जैसे देख लेते हैं, गज जमा इंद्र बराबर गजेंद्र। यहाँ गजेंद्र कैसे बना है उसका वर्णन कर दिए हैं। उसी प्रकार से मृग जमा इंद्र बराबर मृगेंद्र, शेर इसका मतलब हुआ। रमा जमा इस हो गया रमेश, लक्ष्मी का पति जो विष्णु है। सुर जमा इस बराबर सुरेश, नर जमा इस बराबर नरेश राजा। ये उदाहरण है सब तो इसका, सही से देख लीजिएगा। अपवाद में लिखे हुए हैं, प्र जमा ऊढ़ बराबर प्रौढ़ हो जाएगा, तो ये इसका अपवाद है। री र और स के बाद न में कैसे परिवर्तन होता है और फिर ये मूर्धन्त न में कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। राम जमा अयन बराबर रामायण, यहाँ पे र था शुरू में और शुरू होकर के फिर अयन जुड़ा अजुड़ा, फिर न था तो ये न बदल गया किसमें, मूर्धन्त न में। फिर प्र जोड़ मान बराबर प्रमाण, सुर्प जोड़ नखा बराबर सुर्प नखा, लक्ष्य जोड़ मन बराबर लक्ष्मण। इस प्रकार से अगर ये आएगा तो ये उनका अपवाद हो जाएगा और ये कुछ खास नियम से चलते हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं,
आप जितना देख रहे हैं सब उसी का उदाहरण है। गुण संधि की पहचान कैसे करेंगे? तो गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ए औ की मात्रा या र हलंत आता है, इसका रेप भी रहता है और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। इसको अलग करिएगा तो फिर इन्हीं मात्राओं से अलग होगा। अब चलते हैं वृद्धि संधि पे। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, अर्थात अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है। कितना अच्छा नियम है, इसका शॉर्टकट में लिखा हुआ है। इसी को कहते हैं वृद्धि संधि। नियम दूसरा है इसका, यदि अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, अर्थात ओ या आ के बाद ओ या ओ तो ओ हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ पे कर दिए हैं ए या ओ हो जाएगा वृद्धि संधि। हाँ, इसके बाद यदि ये अर हो जाएगा तो जाएगा गुण संधि, और फिर इसके बाद यदि दोनों मिल करके ये दीर्घ ई में जाता है तो इसको कहते हैं दीर्घ संधि। इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओ या फिर आ के बाद अगर आ होगा, दीर्घ ई होगा, दीर्घ ऊ होगा तो दीर्घ संधि। इसके बाद रू जुड़ करके और अगर होता है तो गुण संधि। ई ओ मिल करके अगर ए या ओ हो जाता है तो उसको कहते हैं वृद्धि संधि। ए में भी शुरू में देखिए यहाँ पे लिखे हुए थे ए हो जाता है, और यहाँ पे देखिए ओ हो जाता है। तो ए या ओ हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा वह वृद्धि संधि। यदि जुड़ने के बाद ए ओ रहेगा, अगर यदि अर होगा तो गुण संधि। यदि ये सब मिलने के बाद ये दीर्घ में आ जाता है तो इसका नाम हो जाएगा दीर्घ संधि। फिर इसके बाद यहाँ उदाहरण दिए हैं, 1 जमा 1 बराबर 1। एक कैसे होगा सो देख लीजिए। इस क को हम विच्छेद करके लिखेंगे तो क हलंत जमा अ होगा इसी का। तो फिर क्या होगा, तो अ के बाद अगर ए आए तो फिर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ इसके बदला में क्या हो गया, ये दोनों के बदला में ए हो गया। तो ए का फिर ए, तो इसका मतलब लग गया एक का ए का एक हो गया। इस प्रकार से ये बन गया। फिर से इसको समझ लीजिए, 1 जमा 1। इस क का हम क हलंत जमा अ लिखे, यहाँ जमा नहीं लिखे हैं, इसका मतलब आप समझिए क हलंत अ हो गया इसी क के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए को यहाँ तो हम रखे हुए हैं, यहाँ वाला ए का। इसके बाद हम देख रहे हैं कि नियम कह रहा है यदि अ या अ के बाद ए आए तो दोनों क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यहाँ क हमारा पहले से है तो यहाँ ए क हलंत, फिर ये ए आ गया, क आ गया, तो क में ए कर अब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो क में ए कर जुड़ गया तो क्या हो गया, क ए कर हो गया। इस प्रकार से एक एक बन गया। इसके बाद फिर इसी आगे अब इसको करके लिखे हैं। इसके बाद इसका उदाहरण है, सदा जमा ए बराबर सदैव, वसुधा जमा ए बराबर वसुधैव, स्व जमा ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक। इसी प्रकार से जितना उदाहरण आप देख रहे हैं सब उसी का उदाहरण है। इसका पहचान है कि वृद्धि संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ए या औ की मात्रा, यहाँ ए या औ की मात्रा आती है और उनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से होता है। यहाँ कुछ अपवाद है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अपवाद है, वो नियम के विरुद्ध अपवाद है, लेकिन ये भी वही संधि है। दीर्घ संधि का उदाहरण ही है ये सब। अब चलते हैं यन संधि पे। यदि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ या री के बाद असमान स्वर आए, कोई ये नहीं आएगा, फिर दूसरा कुछ आएगा, ये इसके बाद ये नहीं आएगा, इसके बाद फिर इस टाइप का ये नहीं आएगा, या री के बाद इसमें से ये फिर री नहीं आएगा। तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई के स्थान पर य, जब ह्रस्व ई रहेगा तो उसके स्थान पर य, ह्रस्व उ, दीर्घ उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। यदि जमा अपि, यद्यपि, यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ ह्रस्व ई आया है यदि में,
तो द हलंत हस्व ई लिख दिए इसका विच्छेद के रूप में, अपी लिख दिए, तो हस्व ई के बाद क्या हो रहा है, कोई भिन्न स्वर आए, कहने का मतलब यहाँ हस्व ई नहीं आ रहा है, अ आ रहा है। तो यदि अ आ रहा है तो इस हस्व ई के बदला में क्या हो जाता है, यहाँ देखिए हो जाता है य, इसके बदला हम क्या लिख दिए, य लिख दिए। फिर उसके बाद इसके बदला में लिख दिए हैं, यहाँ पे नियम ये कह रहा है कि हस्व ई दीर्घ ई के बदला में अ य हो जाता है। फिर अब हम इसको देखते हैं, इसके बदला में तो य हो गया, अब य द हलंत य और फिर अपी है, तो य द हलंत य मिलके दया संयुक्त बना, तो यद्यपि, इसको दया संयुक्त लिख सकते हैं, ऐसे करके जो लिखते हैं यद्यपि ऐसे लिख सकते हैं। तो यद्य आ य हलंत और फिर के य मिल गया पूरा पूरी, य हलंत और मिल के य पूरा पूरी हो गया, अपी हो गया, यपी हो गया, यद्यपि। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे यद्यपि, यद्यपि ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से यहाँ सु जो जमा आगत है, स्वागत है, सेम इसी प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। इसका उदाहरण और है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी पहचान क्या कहता है। इसका पहचान है, यन संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः य हलंत, व हलंत, र हलंत से पहले आधा वर्ण आता है, इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से होता है। आप देख लीजिए, जो कह रहा है य हलंत, व हलंत, र हलंत के पहले आधा वर्ण आता है। आप इसमें देखिए, इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है।